हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 सुपरफास्ट लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं? अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और इससे पहले के जो भी मॉक टेस्ट हैं, लाइव मॉक टेस्ट, उसका सॉल्यूशन भी हम करते रहते हैं। तो उनके सॉल्यूशंस की जो प्लेलिस्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप बाकी सारे मॉक टेस्ट का भी सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए फाइनली शुरू हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ये मेरा नकली वाला मार्कर आएगा तो इसका कलर बदल दूं। हाँ, ये मार्कर तभी काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है ना। ये मार्कर आएगा तो स्क्रीन पॉज हो जाएगी, उसके बाद ये चलेगा। इस वजह से आपको ये वाला ये टाइम यहाँ पे रुका हुआ दिखेगा। बट ये टाइम रुका हुआ नहीं है, बैक एंड में टाइम चल रहा है। यहाँ पे आपको रुका हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है मार्कर आने के बाद। जैसे ही मैं अपना मार्कर हटाता हूँ तो आपको टाइम वहाँ से वापस कंटिन्यू दिख जाएगा। ठीक है जी। तो आप इस बात को दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा, किसी भी तरीके से लें। चलिए पहला क्वेश्चन इंग्लिश में आप देख लीजिए पॉज करके, फिर हम हिंदी में देखेंगे इसको। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो बहुत फेमस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बेसिक से अगर आपने किसी ने भी किया हुआ है तो पता होगा आपको। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? फर्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है। चलिए इंग्लिश में आप देख, अब इसको इंग्लिश में क्या ही देखना, हिंदी में देख लो। तो भाई इसमें बताना है कि आगे क्या आएगा। ठीक है। देखो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है बॉक्स। ऊपर से ये ना इसमें इस तरीके के बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं। तो मैं आपको बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि आप टाइम बचा सकते हो। यहाँ पे इस तरह का कोई नया पैटर्न आना शुरू हुआ है ना, इसमें क्या होता है, अगर 5 बॉक्स हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि एक छोड़ के एक का लॉजिक बनाता है ना। एक छोड़ के एक का लॉजिक इसमें लगता है, जितना मैंने देखा है क्वेश्चंस को। और ऊपर से एक छोड़ के एक वाले लॉजिक में होता क्या है कि इसी तरीके से बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो इधर उधर करके दिए होते हैं, और उनका ऐसे एक से अगले पे, अगले से अगले पे, ऐसे करके कोई ना लिंक नहीं बनता, कोई कनेक्शन बनता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये पी यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया, अगले में पी गायब हो गया। चलो कोई नहीं। कोई ऐसा नंबर जैसे 3 को देख लेते हैं। 3 यहाँ से यहाँ आया ऊपर, फिर ये इधर आ गया, इस वाले इसमें ये इधर आ गया। तो इस हिसाब से तो इसको यहाँ पे नीचे आना चाहिए था, बट ये यहाँ पे चला गया। ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस एक कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो आप बात को? तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार इसके बारे में बताया कि जब इस तरीके से 5 बॉक्स दिखे आपको, और हाँ एक चीज़ और, अगर ऐसे एक छोड़ के एक ये डायरेक्ट पैटर्न दिखेगा ना तो उसमें बॉक्स भी 4 ही होते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, जितने मैंने क्वेश्चंस देखे हैं ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन एक छोड़ के एक वाले पैटर्न वाले होते हैं उसमें 5 बॉक्स होंगे। ठीक है। और नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 4 बॉक्स होते हैं। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसा मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये 5 बॉक्स है, तो इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि एक छोड़ के एक पैटर्न बनाता है। ये बॉक्स इस एक छोड़ के एक इस बॉक्स से रिलेटेड होगा, इसी तरीके से पैटर्न से ये वाला बॉक्स रिलेटेड होगा। तो मैं बीच ये वाले इन 2 बॉक्स को मैं देखूंगा ही नहीं, इनका पैटर्न कैच करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पी तो इसमें दिख नहीं रहा। मैं क्या, जैसे ये डी है, यहाँ पे बीच वाला डी जो है वो यहाँ पे आ गया कोने में। ठीक है। तो अभी जो बीच वाली चीज़ है ना, अगेन ये कोने में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। समझ पा रहे हो बात को? तो मुझे ये चेक करना है कि कोने में कहाँ पे है स्क्वायर। तो पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में, चौथे वाले में है। ठीक है। तो दूसरे और चौथे वाले में है। अगेन कोई और चीज़ मैं देखता हूँ इसमें। तो और क्या चीज़ मैं देख सकता हूँ इससे, इसमें जो हो रहा है वो क्या है? ये 8 इधर हो गया, ये जो 8 है ये इधर चला गया, ये 8 इधर आ गया। तो इससे इसमें जाएंगे तो ये कोने वाला जो एरो है ना, ये एरो बीच में आ जाएगा, एक साइड इधर होके। इसमें एरो बीच में, लेकिन ये तो कट चुका है पहले क्योंकि यहाँ पे बॉक्स नहीं है। तो इसमें एरो है सेकंड वाले में, फोर्थ वाले में देखें एरो है क्या?
फोर्थ वाले में एरो नहीं है, इट मीन्स कि सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए बात को आप? तो इस तरीके से इस इन क्वेश्चंस को आपको डील करना है, बहुत कम टाइम में आप कर पाओगे, वरना फंसे हुए रह जाओगे इन क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इंग्लिश में देख लो इसको अच्छे से इत्मीनान से, फिर हिंदी में इसको देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए। एक डीलर अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। अपने माल को बिना लाभ बिना हानि के आधार पर बेचने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? अगेन देखो, कोई भी चीज़ 100% होती है। अगर मैं कहूँ कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 100 रुपये है, और मैं मार्क प्राइस कितना अंकित कर रहा हूँ, उससे 30% ज़्यादा, यानी कि 130 रुपये अंकित कर रहा हूँ। ठीक है, अपने माल पर बिना लाभ या बिना हानि के बेचने के लिए उसको कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए? मैंने उस पर 130 रुपये लिखा हुआ है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कैसे भी 100 रुपये मिल जाए इस माल के। ठीक है, तो मेरे को जब 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये मैं बेच दूंगा तो लाभ और हानि कुछ भी नहीं होगा। तो मैं 130 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो 30 रुपये का मेरे को इस पर डिस्काउंट देना पड़ेगा 130 पे, है ना? तभी तो ये 100 रुपये की बिकेगी। तो 30 रुपये का डिस्काउंट 130 रुपये पे कितने परसेंट के बराबर, ये निकालना है, जीरो से जीरो। अब यहाँ 300 बन गया, ये जीरो इधर लिख दिया ना मैंने, 300, तो 13 से काटें इसको, 13 दूनी 26, 4 बचा इधर चला गया, 40 बन गया, तो 13 तिया 39, तो 23 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए दूसरा वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो उस क्वेश्चन को, हम हिंदी में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रशस्तियों की रचना विद्वान ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। ये बात सही है, विद्वान जो ब्राह्मण होते थे वही प्रशस्तियां लिखा करते थे। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो प्रशस्तियां मतलब राजा की प्रशंसा में जो लेख वगैरह लिखे जाते थे, प्रशंसा में। ठीक है, तो राजा ने अक्सर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत किया जो ताम्र पत्रों पर दर्ज होते थे। तो हाँ, वही चीज़ें तो लिखते थे वो लोग कि भाई हमें ये मिला वो मिला, प्रशंसा करते थे उसकी कि राजा इतना महान है, ये दान कर दिया वो सब। तो मेरे हिसाब से सेकंड भी ठीक होना चाहिए, दोनों ही चीज़ें ठीक लग रही। ठीक है, प्रशंसा के लिए लिखी जाती थी ना प्रशस्तियाँ। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद हिंदी में। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है वह यह मुड़ जाती है तथा बृहत्तर मोड़ का निर्माण करती है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। जैसे मैदान में घुसती है तो वो विसर्प बनाती है ना, तो विसर्प बनाएगी। आपने ये ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी सारी आकृतियाँ, जैसी मैदान में घुसती है ऐसे विसर्प बनाती है। अब ऐसे विसर्प बनाते बनाते कई बार क्या इसको काट देती है, वो ऐसे इस एरिया को काटना काटना शुरू करती है, तो यहाँ पे एक झील रह जाती है ये वाली। तो ये चाप झील होती है, ये जो लिखा है ना, ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा और आपने ध्यान से ज्योग्राफी को पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखिए और फिर हिंदी में देखिए। क्या है ये क्वेश्चन, क्या बोला है इसने? ये बराबर ये है तो ये बराबर ये है, तो ये बराबर क्या होगा? देखो, पहली चीज़ तो मैं सबसे पहले ऑप्शन पुट करूंगा, ओ सॉरी ऑप्शन कह रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल, है ना? मैं पुट करने की कोशिश करूंगा। देखो, मेरे को ये पता है कि यहाँ पे 40 आएगा, और ये 7 का मल्टीपल है, 7a कोई भी 7 का मल्टीपल है। तो ये जो b की वैल्यू होगी ना, इसको पुट करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, ये माइनस का साइन लग गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 7 के किसी मल्टीपल में से 3 का कौन सा मल्टीपल घटाऊं कि 40 बचने की उम्मीद हो। जैसे मैंने कहा, अगर मैं 3 घटाता हूँ तो 40 का 7 का कोई भी ऐसा मल्टीपल है जो 43 हो, क्योंकि मैं 43 में से तो 3 घटाऊंगा ना, जब भी तो 40 बचेगा। तो अगर इसकी वैल्यू 3 है, ए बी की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो ये 3 हो गया। तो यहाँ पे तो 43 आना चाहिए ना, तभी तो 43 माइनस 3 आएगा। तो ए की वैल्यू भाई, अ, मतलब इसकी 7a की वैल्यू 43 तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि 7 को कोई मल्टीपल ही नहीं है 43। ठीक है, अब मैं बी की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये 6 हो जाता है, तो यहाँ पे 46 हो जाएगा। अब 46 के साथ की कोई मल्टीपल हो सकता है 7 का? 46 नहीं हो सकता। अगेन मैं बी की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो ये 3 3 9 हो गया। देखो, अब यहीं से आंसर आ गया सिंपल। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 49 रखता हूँ, 49 माइनस 9 बराबर 40 हो गया, और 7 का 7वां मल्टीपल होता है 49। ठीक है ना? तो मैं यहाँ से एक एक मेरे को पेयर मिल गया कि ए की वैल्यू में 7 रख दूँ और 3 की वैल्यू 3 रख दूँ, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे 7 या 21, और ए की वैल्यू क्या है 7, तो 7 या 21, 21 दूनी 42, क्रॉस चेक कर लिया आपने। ए माइनस बी कितना आ गया? 4 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वरना आप वही घिसा पिटा पुराना मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे 7a माइनस 3b बराबर 40 दिया हुआ है इसने, और यहाँ पे कितना 3a प्लस 7b बराबर 42 दिया हुआ है इसने। अगेन आपको करना क्या है, इनमें से किसी भी एक को सेम बना लो और उसको काट दो। जैसे मैं ए को सेम बनाऊंगा, तो यहाँ पे 7a है, यहाँ पे 3a है, तो ऊपर 3 इंटू करना पड़ेगा, नीचे 7 से इंटू करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका साइन चेंज करके काट देंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर पुट कर देनी। इस तरीके से टाइम लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो।
बाकी ये जो मैंने तरीका समझाया इससे 30-35 सेकंड मैक्सिमम लगेगी आपको, ठीक है। चलिए, किसने औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास आलमगीरनामा। भाई अभी ये शायद 2-3 दिन पहले ही मेरे को रोहित भाई पूछ रहे थे। तो अगर रोहित भाई मेरी आवाज़, तो रोहित भाई जहाँ कहीं भी हो अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। हालांकि क्वेश्चन तो आसानी होता ना कुछ है नहीं, बट अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ये पूछा गया था। क्वेश्चन रोहित भाई ने पूछा था मेरे से। तो आलमगीर नामा जो है वो किसने लिखा था? वो लिखा था मोहम्मद काजिम ने ही लिखा था ना। हाँ काजिम, वारिस नहीं, काजिम ने लिखा था आई थिंक। चलिए इंग्लिश में आप इसको पॉज करिए, अच्छे से पढ़िए सवाल को, फिर हम हिंदी में देखेंगे। इसने क्या बोला? विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की हानि पर बेचता है। उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 25 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। वास्तविक क्रय मूल्य बताइए। एज्यूम कर लेते हैं, मैंने मान लिया कि 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। मैंने 5% की हानि पे बेचा, तो मैंने कितने रुपए में बेचा? 95 रुपये में बेचा पहले वो, ठीक है। पहले का ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। उसने 20% कम में खरीदा होता, तो यानी कि जो मैंने चीज़ 100 रुपये में खरीदी थी, अगर मैं 20% कम यानी कि 80 रुपये में खरीदता और 25 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो 80 रुपये में चीज़ खरीद के 20% के लाभ पे बेच रहा हूँ। तो 20% इसका कितना होगा? 20% होता है 1/5। तो 80 का 1/5, 5 एकम 5, 5 × 30, तो 16 रुपये का इस पर लाभ होता। तो ये कितने रुपए की बिक जाती चीज़? 96 रुपये की बिक जाती, ठीक है। मैंने पहले 95 रुपये की बेची चीज़, अब 96 रुपये की। और इसने बोला क्या है कि 25 रुपये अधिक में बेचता। तो सेकंड वाली सिचुएशन में मैंने 25 रुपये अधिक में बेची है, बट अगर मैं रेशियो के हिसाब से देखूँ तो मैंने एक रेशियो अधिक में बेची है, बट एक्चुअल में वो 25 रुपये अधिक में बेची है। तो एक रेशियो की वैल्यू 25 आ गई। पूछा गया इसने वास्तविक क्रय मूल्य, तो 100 रुपये था उसका क्रय मूल्य वास्तविक। ये तो 80 कब आया? उसने कहा यदि इसने 20% कम में खरीदा होता। तो 25 जो है एक रेशियो की वैल्यू, तो 100 रेशियो की वैल्यू 25 तो होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, 20-30 सेकंड का क्वेश्चन है। अब ये मत कहना कि मैंने 1.5 मिनट क्यों लगा दी, मैं आपको समझा भी रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए इंग्लिश हिंदी। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया गया? ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहा और शायद रील्स वगैरह में भी, शॉर्ट्स वगैरह में भी मैंने देखा था इसको, और मॉक में भी आया है शायद 1-2 बार, ठीक है। तो ओम आकार का मंदिर बनाया गया है भाई राजस्थान में, ठीक है ना। चलिए इंग्लिश में देखिए और उसके बाद फिर हिंदी में देखिए। चलिए, 1 सेकेंड रुकिएगा जरा। मार्कर कहाँ गया हमारा? ये रहा। एक्चुअली मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल ढूंढ रहा था, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल क्योंकि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ में इधर उधर हो जाता हूँ ना, तो सवाल गलत हो जाता है, टाइम खराब हो जाता है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि मेरे सामने ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो रखी हुई है, उसमें से वैल्यूज़ देखूंगा, ठीक है। चलिए, तो कॉस थीटा बराबर √3/2। हालांकि इसमें तो वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कॉस थीटा दे रखा है, देखो आपको पता है लाल बटा कक्का, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले वो वाला जो सीन है। तो कॉस दे रखा है तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार की वैल्यू √3 दे रखी है, कर्ण की वैल्यू दे रखी है, लंब आप निकाल ही लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो तीनों की वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू के हिसाब से यहाँ पुट कर देना, सिंपल। उस तरीके से भी कर सकते हो आप, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जरूरत नहीं है। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री से कैसे करेंगे? वैल्यू से कॉस थीटा √3/2। तो कॉस कॉस √3/2 होता है 30 डिग्री। तो थीटा जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो 2 sin² थीटा, तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर और इंटू 2, ठीक है। अपॉन में 1 - cot² थीटा, तो 1 - cot कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो कॉट हो जाएगा उल्टा √3 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं या इसको भी लिख ही लेते हैं, चलो। sec² थीटा, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस इतना दे रखा है, तो सेक कितना हो जाएगा? 2/√3, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। प्लस कॉसेक थीटा, साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो उल्टा कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 1 2 से 1 गया, तो 1/2 बचा ऊपर, ऊपर 1/2 बचा, नीचे कितना बचेगा? रूट से स्क्वायर कट गया, तो -2, नीचे -2 बचा, एक ऊपर गया नीचे गया, तो ये हो गया -1/4। प्लस यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे कितना बचेगा? 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4/3।
और प्लस 2, तो कितना हो गया ये? 6 4 10/3। ठीक है, तो प्लस का 10/3 हो गया यहाँ पे, और माइनस का 1/4। तो 10/3 में से 1/4 घटाना पड़ेगा आपको। तो घटाइए, 40 में से 3 गया 37/12। तो 37/12 ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से भी आप वैल्यू पुट करके कर सकते थे, वरना आप उस तरीके से भी कर सकते थे, ट्रिग्नोमेट्री की लंब आधार कर्ण वगैरह निकाल के। ठीक है जी, चलिए, इसने क्या बोला है? बारडोली सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, तिलक स्वराज कोष की स्थापना, इनको किस में लगाना है? कूट का प्रयोग करना, कालानुक्रम में लगाना है, यानी कि इनकी उसके हिसाब से लगाना है। कब ये घटित हुई थी? तो आपको बारडोली सत्याग्रह के बारे में पता है सभी को। तो बारडोली सत्याग्रह कब घटित हुआ था? 1928 में। बारडोली, इसके आगे लिख देता हूँ ना मैं, ये हुआ था 1928 में। राजकोट सत्याग्रह कब हुआ इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं। खेड़ा सत्याग्रह आप सभी को बताइए कब हुआ था? 1918 में। और तिलक स्वराज कोष की स्थापना कब की गई थी? असहयोग आंदोलन के समय में, 1920-21 के समय में, 20-21 में की गई थी। तो इनको आपको अरेंज करना है, तो पहले ऑप्शन से चलते हैं। तो पहले या तो 3 या 4 आएगा, तो 3 और 4 में से पहले कौन आएगा? पहले 3 आएगा, सिंपल, क्योंकि 18 पहले आएगा। ठीक है, तो पहले 3 आएगा, तो ये 4 खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें 1 और 4 में से पहले कौन आएगा? 1 और 4 में से पहले एक ये है, और 4 21 है, तो 4 पहले आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए लगा के, 3 क्या है? 18, 18 के बाद 4 क्या है? 20 या 21, उसके बाद 1 क्या है? 28। तो राजकोट वाला जो है इनके बाद ही हुआ होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में देखिए और फिर हिंदी में देखिए। ठीक है, क्षय रोग, क्षय रोग आप समझते हैं किसको कह रहा है ये? टीबी की बात कर रहा है ना, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो जो क्षय रोग होता है, टीबी होता है, वो विषाणु से होता है क्या? क्षय रोग विषाणु से होता है? विषाणु से नहीं होता, वो जीवाणु से होता है, जीवाणु। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो जीवाणु होता है, तो पहला तो गलत होना चाहिए। ठीक है, छोटी माता, छोटी माता वेरी काला करके कोई एक विषाणु होता है, विषाणु से होता है, तो ये वाला ठीक होना चाहिए, सेकंड वाला ठीक होना चाहिए, पहला वाला गलत होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए इसको जल्दी से, और फिर हिंदी में। पल्लवों के शिलालेख में निम्नलिखित में से किसे वाणिज्यकर्ताओं के संगठन के रूप में जाना जाता था? वाणिज्यकर्ताओं के संगठन के रूप में, पल्लवों के, उसमें तो नगरम था ना, ये तो मॉक में भी बहुत बार आ चुका है। इंग्लिश और फिर हिंदी। क्या बोला इसने? रीजनिंग का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 14 से देखें तो 14 का मल्टीपल है क्या? ये 14 एकम 14, 6 और 1 7 14 पंजे 70, तो 14 में इंटू हो रही है 15 की, यानी अपने से एक ज़्यादा की इंटू कर रहा है, तो 16 में इंटू 17 होना चाहिए। 17 छिक्का 102, 10 और 27, बिल्कुल सही। तो 13 में इंटू होनी चाहिए 14 की, 14 तिया 42, 14 एकम 14 4 18, 182, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। अपने से एक ज़्यादा नंबर से इसने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है जी, इंग्लिश में देखिए, उसके बाद फिर हिंदी में देखिए। इतना बड़ा सवाल क्या बोल रहा है ये? एक दुकानदार ने गेहूं 20 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 80 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदे। उसने 80 किलोग्राम गेहूं 22 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 किलोग्राम गेहूं 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। इसके अलावा उसने 40 किलोग्राम चावल इतने रुपये प्रति किलोग्राम, 60 किलोग्राम चावल इतने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। सौदे में कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कितना उसने लाभ प्राप्त किया? गेहूं उसने इस रेट में खरीदे, चावल उसने इस रेट में खरीदे, तो इसमें क्या दिक्कत है? आसान सवाल है ना फिर तो। 80 किलोग्राम गेहूं उसने 22 रुपये के रेट से बेचे, तो भाई 20 रुपये की चीज़ 22 रुपये किलो में बेच रहा है, तो 80 किलो बेच रहा है, 1 किलो पे उसको 2 रुपये का लाभ मिल रहा है, तो 80 किलो पे उसको कितना लाभ मिल रहा होगा? 160। तो भाई 160 का प्रॉफिट तो उसने 80 किलो गेहूं में यहाँ कमा लिया। 20 किलोग्राम गेहूं 21 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेच रहा है, 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, 20 रुपये में खरीद रहा था, 21 रुपये किलो में बेच रहा है 20 किलो गेहूं, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 1 किलो पे, तो 20 किलो पे कितने का प्रॉफिट होगा? 20 रुपये का, तो 20 रुपये का प्रॉफिट इसने यहाँ कमा लिया। 40 किलो चावल उसने 95 रुपये किलो बेचे, 80 रुपये में खरीदे थे, 95 किलो के हिसाब से बेचे, तो 1 किलो पे 15 का फायदा, और टोटल कितने बेचे हैं? 40 किलो, तो 40 किलो पे टोटल कितने का फायदा हो गया? 60 600 का। ठीक है,
अब 60 किलो चावल उसने 93 रुपये किलो में बेचे, तो 80 में खरीदे, 93 में बेचे, तो 13 रुपये का फायदा। किस पे, किस पे, कितने किलो, हाँ 60 किलो, 1 किलो पे 13 का फायदा, तो इस पे कितने, 13×6 = 78, 780। तो कितना हो गया, 20 इसमें जोड़ दो, 8 8 से 14, 14 1560, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा सवाल था, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बस और कुछ नहीं। 1560 का उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है, इंग्लिश और हिंदी। चलिए, इसने क्या बोला है, इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना, जल्दी बता दे। एम से जे, तो JKLM, तो जे से एम पे जा रहा हूँ तो +3 हो रहा है। जेड से ए +1, के LMN +3, +1 +3, GH, जी से तो एच नहीं हो रहा, जी का टी हो रहा है, तो जी से टी अपोजिट हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है, एक बार +3 इधर से, एक बार अपोजिट, एक बार +3 एक बार अपोजिट। अब आई से +3 करेंगे, क्या है, IJKL +3, और वी का अपोजिट ई, बिल्कुल ठीक है। तो एक बार +3 इधर की साइड से है ना, शुरुआत से तो माइनस होगा, इधर से +3 अपोजिट, अपोजिट है क्या, बिल्कुल, +3 अपोजिट, +3 अपोजिट, बिल्कुल सही है। तो इसका +3 करेंगे, कितना आएगा, डी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे, तो यहाँ का जो पहला होगा उससे ये +3 होगा, दूसरे वाले से +3 हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आना चाहिए, -3 कर देंगे इधर, तो ABCD +3 हो जाएगा, तो ए आएगा। ये दो ऑप्शन खत्म। उसके बाद ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, ई का अपोजिट क्या होता है भाई, 5 और 22, हाँ वी तो होता है, 5 27 TUV, ठीक है, वी तो होता है। ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17, देखें क्या है। दिल्ली के उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसे बंगाल को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया, और उसके पुत्र बुगरा खान, तो बुगरा खान किसके पुत्र थे, बलबन के, को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। तो ये PYQ का क्वेश्चन है, और मॉक में भी 1 2 बार आया हुआ है। बुगरा खान से याद कर रखा है मैंने, बुगरा खान जो है वो बलबन का पुत्र है, ठीक है, याद रखना आप इसको। इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद हिंदी में पढ़िए। राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की जाने वाली है। ये अभी रिसेंट के किसी मॉक में आया था, तो हमने मध्य प्रदेश का लगाया था, क्योंकि वहाँ पे एक बाबा है ना वो, तो वो काफ़ी विधवा विवाह चलता रहता, वो मतलब विवाह वगैरह का वो रहता है ना, काफ़ी सारी कन्याओं का विवाह करके कुछ, तो इसलिए हमने मध्य प्रदेश लगाया था इसका। बट उस मौके में ये आंसर गलत था, ये शायद झारखंड में कोई योजना चल रही है या चलने वाली है, जो भी था, झारखंड था इसका आंसर। पिछले मौके में हमने गलत किया था जब इसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए, इसने क्या पूछा है भाई, निम्नलिखित में से कौन से उपबंध के अधीन राज्य उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य प्रकार से सभी कामगारों के जीवन के एक समुचित स्तर को सुनिश्चित करने वाली कार्य दशाओं को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो कामगारों के जीवन के एक समुचित स्तर को प्रदान करने के लिए 38 उससे संबंधित होता है, नहीं, 39 नालसा, नहीं, 41 बुजुर्ग बेरोजगार करके कुछ है, ये भी नहीं होगा, ये कामगारों से संबंधित, तो शायद यही होना चाहिए, ठीक है, DPSP की बात कर रहा है। चलिए, इंग्लिश में देखें इसको, और उसके बाद फिर हिंदी में पढ़ें। क्या बोला इसने, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निश्चित है। अच्छा, ये जो है ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो ये बताना है किससे संबंधित है। STXYYZUV, बताओ, +1 कर रखा है, और हमसे यार क्या ही पूछ रहे हैं। PQR होगा, VW होगा, WX होगा, ST होगा, तो RWXT, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, MNIJ, तो ठीक है, VWWXST, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको जल्दी से, और फिर हिंदी में पढ़ते हैं। संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो नैरो मनी जो होती है वो होती है M1 और M2, ये मैंने आपको पहले GD वगैरह के टाइम पे भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था GS की वीडियो में। तो M1 M2 M3 M4, अब यहाँ पे इतना टाइम तो है नहीं कि चारों को समझाया जाए, ये मनी सप्लाई के जो मात्रक होते हैं, तो इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है वैसे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, फिर हिंदी में। चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक और आयुर्वेद के आयुर्वेदिक कह रहा हूँ, आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में जाना जाता है, जो डैश के समकालीन थे। चरक 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 थे, कनिष्क के दरबारी थे ना, ये दरबार में थे, कनिष्क के ही तो दरबार में थे ये, तो यही होना चाहिए इसका। पॉज करिए, अच्छे से इंग्लिश में पढ़िए इसको, फिर हिंदी में पढ़ते हैं।
राज्य सरकार द्वारा लॉटरी के माध्यम से जुआ खेलने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। इससे क्या उदाहरण बनाए जा सकते हैं कथन से? यह निर्दोष नागरिकों को उनकी गाढ़ी कमाई की ठगी से बचा सकता है। बिल्कुल सही बात है। लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो नागरिक किसी अन्य तरीके से जुआ नहीं खेल सकते हैं। ये तो गलत बात है, वो दूसरा तरीका कोई ना कोई निकाल ही लेते हैं ना। तो मेरे सबसे पहला वाला कथन सही होना चाहिए, बस दूसरा तो गलत है। इंग्लिश में देखें इसको जल्दी से, और फिर हिंदी में देखें। भगत सिंह और बी के दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आपको पता होना चाहिए। ये था 1929 अप्रैल में ही फेंका था, और शायद 8 अप्रैल करके था कुछ। इंग्लिश में पढ़िए और फिर हिंदी में। कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं, तो ये अपार्टमेंट है। इसमें से कुछ क्या है? बंगले। कुछ बंगले फ्लैट है, तो इस बंगलों में से कुछ क्या है? फ्लैट है। ठीक है। कुछ अपार्टमेंट फ्लैट है, क्या अपार्टमेंट का फ्लैट से डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। कुछ फ्लैट बंगले हैं, तो कुछ फ्लैट बंगले हैं क्या? बिल्कुल ये है ना, फ्लैट बंगले हैं ना कुछ, बिल्कुल सही है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, तो ओनली सेकंड वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए। एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से इतने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है। हानि का प्रतिशत क्या है ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन। 15% अधिक मूल्य अंकित करता है क्रय मूल्य से, तो मैंने माना कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, और इससे 15% अधिक अंकित करूंगा, तो मैंने 115 रुपये अंकित कर दिया, उस पर 15% अधिक अंकित कर दिया। फिर वह उसे 20% की छूट पर बेचता है, तो मैं इसको कितने बेचता हूँ? 20% की छूट पर बेचता हूँ। तो मैं इसका 20% निकालूं, या मैं इसका 80% निकालता हूँ ना, कि मैं बेच कितने में रहा हूँ? 20% की छूट दे रहा हूँ, 80% में बेच रहा हूँ। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 चौका 92। तो मैं 100 रुपये की चीज़ 92 में बेच रहा हूँ, तो 8% का लॉस उठा रहा हूँ। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में इसको पढ़ लीजिए अच्छे से पॉज करके, फिर हिंदी में। बतुका ब- बतुकम बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य के त्योहार है? तो भाई इसकी रील तो आपने देखी होगी, मेरे पास भी किसी ने शॉर्ट्स भेजा था उसका, और जो रील वगैरह चलती है ना, तो भाई आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, बथुकम्मा के बारे में। तो इसको तो कभी नहीं ही भूलना भाई, नहीं सुना तो सुन लेना। तो ये तेलंगाना के डांस है दोनों, वैसे भी पहले से भी पता थे, बट इसकी रील भी मैंने देखी तो अच्छा था, मतलब ठीक है। इंग्लिश और हिंदी। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? धान और गेहूं के उत्पादन करने वाले किसान, तो भाई वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया ना किसान। तो संगठन जो उत्पादों को संबंधित दुकानों में स्थानांतरित करने से संबंधित है, जो दुकान में सप्लाई करते हैं, तो आई थिंक सप्लाई चेन में ये आना चाहिए। रेशम का उपयोग कर कपड़े का निर्माण, इस सेकेंडरी में आते हैं कोई नहीं, तो ये होना चाहिए ना, जो सप्लाई चेन है वो तो सर्विस सेक्टर में आनी चाहिए ना। इंग्लिश में देख लीजिए इसको, और फिर हिंदी में देखिए। क्या बोला इसने भाई? मोहित और शिवम मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मोहित प्लस शिवम मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। शिवम और मुकेश मिलकर इसे 5 दिनों में कर सकते हैं, तो शिवम प्लस मुकेश, ये मोहित था ना, ये मुकेश है, मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में कर सकते हैं, शिवम और मुकेश मिलकर। मोहित और मुकेश, तो मोहित प्लस मुकेश मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कब करेंगे ये पूछा हुआ, गारंटेड। मिलकर उसका कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं ये पूछा है इसने। एलसीएम निकाल लो भाई इसका पहले। 6 पंजे 30, 30 इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा, 30 दूनी 60, 60 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है। ठीक है। तो 6 पंजे 60, 5 12 पंजे 60, और 4 15 चौका 60। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इन सबको जोड़ो कि ये सब, देखो यहाँ पे 2 बार एम ओ आएगा, 2 बार एम यू आएगा, और 2 बार एस एस आएगा। ठीक है। तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, और अंदर सारे आ जाएंगे एम प्लस एस, ये तीनों। तो ये मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? ये कितना काम कर रहे हैं? 15, 5 और 2 7, 30, और 7 37। तो ये 37 काम कर रहे हैं, 2 इंटू ये सब मिलके। ठीक है। तो ये 2 अगर मैं इधर ले आऊँ नीचे इसके, तो ये मुझे पता चल जाएगा ये तीनों मिलके एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, और टोटल काम कितना है? 60। ठीक है। तो 60 काम करना है एक दिन में, इतना काम करते हैं 37/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू में, तो ये हो जाएगा 120/37। तो ये कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, तो 3 आ जाएगा इसमें, और 3 7 21, 3 तिया 9 10 11।
तो 9 बचेगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 37, तो 3 सही 9/37, ऑप्शन नंबर 1। 19 तो नहीं बचेगा ना? 120, 3, 7, 21, 9, 10, 11 बिल्कुल सही है, यही सही, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़िए क्वेश्चन को पॉज करके, फिर हिंदी में पढ़िए। फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये अभी शायद मॉक में भी आया था रिसेंट में, या फिर पीवाईक्यू में मैंने पढ़ा था। तो फ्यूज तार क्या होता है, इसका गलनांक तो कम होता है लेकिन चालकता जो होती है वो उच्च होती है, तभी तो फ्यूज तार होता है ये। तो कम गलनांक और उच्च चालकता। चलिए इंग्लिश में पढ़िए इसको और फिर हिंदी में देखिए। आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा का क्या अर्थ है? देखो सीआरआर में अगर वृद्धि हो जाएगी तो बैंक को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा रिजर्व में। अगर बैंक पैसा अपने पास ज़्यादा रखेगा तो वो कम दे पाएगा ना लोगों को। अगर 100 रुपये में से 20 रुपये कहा के रखो अपने पास, अब कह दिया कि सीआरआर बढ़ाओ, पहले 20 रख रहे थे अब 25 रुपये अपने पास रखो, तो पहले वो 80 रुपये लोन दे पा रहा था, अब वो 75 रुपये पर लोन दे पाएगा ना। तो वो लोन कम दे पाएगा उसको, तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का बहुत कोर कॉन्सेप्ट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, सीआरआर एसएलआर ये सब चीज़ें। भारतीय संविधान के तहत भाग 3 के द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय डैश जारी कर सकता है, तो रिट जारी की जाती है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, आर्टिकल नंबर 32 सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, और 224 किसका है? उच्च न्यायालय का। चलिए हिंदी में देखें इस सवाल को जल्दी से, अब क्या बोला इसने। साधारण ब्याज की समान दर पर निश्चित राशि 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, 7 वर्षों में इतनी हो जाती है। समान राशि पर इतने परसेंट की रेट से इतने वर्ष बाद मिश्रित धन क्या होगा, ये बताना है आपको। देखो 4 वर्ष में इतना हो जाता है, 7 वर्ष में इतना हो जाता है, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ गया ये देखना है आपको। 3 वर्ष में कितना बढ़ गया ये? 10,000, 11,000 और 1,800 रुपये बढ़ गया ये 3 साल में। 4 साल में इतना था, 7 साल में इतना, यानी 3 साल में इतना बढ़ गया। 3 साल में इतना है तो 1 साल में ये 600 रुपये बढ़ रहा था। ठीक है, 4 साल बाद इतना हो चुका है, मैं प्रिंसिपल तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 4 साल में इतना रुपया हो गया है। तो 4 साल में ब्याज कितना मिल रहा होगा? एक साल में 600 है, तो 4 साल में 6 चौक 2400 ब्याज है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से ब्याज हटा दूँ, 9900 में से 2400 रुपये का ब्याज हटा दूँ, तो मेरे को प्रिंसिपल मिल जाएगा। बिल्कुल, तो 5 और 7 और 2 जीरो, 7500 रुपये मेरा प्रिंसिपल आ गया। तो 7500 रुपये मेरा प्रिंसिपल आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है, रेट कितना है मेरा? इतना। तो रेट है भाई 9 × 27 और 2 29/3%। ठीक है, ठीक है, और टाइम कितना है? 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। ठीक है, तो पीआरटी लगाना चाहते हो तो पीआरटी लगा दो, लो। ये रेट है पी इंटू आर, आर कितना है? 29/3 इंटू टाइम कितना है? 9/4, और अपॉन में 100 आता है, 0 से 0 खत्म, 3 × 9। अब क्या होगा इसमें? 4 से काटें क्या? काटना तो पड़ेगा ना 4 से, पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 75 कितना होता है? 150 और 225, है ना। 15, 5 75 हो जाएगा, 15 5 दिया 15, 15 का स्क्वायर 225 और इंटू 29, ऐसे करना पड़ेगा, और फिर 4 से इसको काटना पड़ेगा। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, दूसरे तरीके से करना चाहिए था हमें इसको, बट कोई नहीं, करते हैं चलो, अब जैसे भी है। 9×5 = 45, 225 इंटू 29/4, 225 इंटू 29/4, बटे में 4 आएगा इसके। ठीक है, इसको काट ही देता हूँ ना मैं इससे, फिर मैं यूनिट डिजिट से कर दूंगा, यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, हाँ अलग अलग है। तो 28 को काट देता हूँ, 4×7 = 28, कितना बचा? 1 बचा, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो 7.25 से करता हूँ। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आप देखना अभी। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27। ठीक है, बस यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा? 2 पंजे 10, 0, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 7, तो एंड में 75 आएगा, और एंड में 75 इसमें है पॉइंट में केवल। समझ पा रहे हो बात को? तो आई थिंक यही वाला आंसर होना चाहिए, 75 वाला, 0.75 वाला। ठीक है, बाकी इसको अच्छे से करके देखते हैं। अभी देखो क्या था, इसको अब दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि रेट कितना था? 9 × 27 = 28, 29/3 था रेट। ठीक है, इंटू
4 दूनी 8 और एक 9/4 था इसका टाइम। तो टोटल 3, 29 दिया, 3×27 2, और 3×6 7 8, 87/4% ब्याज चाहिए था उसको टोटल। ठीक है, किसका? 7500 का, है ना? 7500 का ही तो चाहिए था। ठीक है, तो ये 7500 में से परसेंटेज कट जाएगा, जीरो हट जाएंगी 2, उसके बाद 87/4 ये आना था। सेम वही चीज़ आ गई ना यहाँ भी, क्या ही अलग कर दिया मैंने इसमें। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 बचा, 4×7 = 28, और 4×7 = 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3×4 = 27, 4×5 = 20, 21.75 75 में गुणा करेंगे तो 21.75 75, 21.75 में 75 की ही गुणा करेंगे, वही सेम चीज़ आ गई। 5×5 = 25, 2, 5×7 = 35 और 2 37, तो 3 आ गया यहाँ पे। 7×5 = 35, तो यहाँ पे अभी 75 आ रहा था, यहाँ पे ये कैसे आ गया? 5 7 5 12, एंड में 25 आ रहा है, अभी 75 कैसे आ रहा था? शायद वहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी हो, तो एंड में 25 आएगा आई थिंक। ये वाला तो सही लग रहा है ना, और कुछ तो गलत नहीं किया इसमें हमने। तो एंड में 25 ही आएगा, अब देख लेंगे अगर कुछ गलती हुई होगी ना बाद में इसको देख लेंगे। 33 टाइम बचेगा, तो टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए जल्दी से, और फिर हिंदी में पढ़िए। मिलान करना भाई, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना। तो एक का हो जाएगा सी, और एक का सी केवल एक ही ऑप्शन में लो। अगर आपको इतना भी पता था तो भी आप इसको कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखिए इसको जल्दी से, और फिर हिंदी में पढ़िए। एक व्यक्ति दुकान तक गाड़ी चलाकर 100 मीटर की यात्रा 200 सेकंड में तय करता है। 400 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करके दूसरी दुकान में गया। औसत गति बतानी है, तो औसत चाल जो होती है, औसत चाल होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना चला चला पहले 100 मीटर चला, उसके बाद 200 मीटर, तो टोटल 300 मीटर का डिस्टेंस उसने चला। ठीक है, टाइम उसने टोटल कितना लिया? पहले 200 सेकंड लिया, उसके बाद 400, तो टोटल 600 सेकंड का टाइम लिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मीटर में मामला है, सेकंड में मामला है, तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आसान सा सवाल था। इंग्लिश पॉज करिए, उसके बाद हिंदी। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना वह तरुण से बड़ा है। जो अनिल है ये विवेक से तो छोटा है, ठीक है, जितना वह तरुण से बड़ा है, तो ये तरुण से बड़ा है। अरे शिट, ये गलत लिख दिया मैंने। क्या था? अनिल विवेक से उतना ही छोटा है, तो अनिल जो है ये छोटा है विवेक से, तो विवेक इससे बड़ा है। ठीक है, ये उतना ही छोटा है जितना ये तरुण से बड़ा है। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना वह तरुण से बड़ा है, तो ये तरुण से बड़ा है, तरुण से ये बड़ा है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे एक्स बड़ा है ना, तो यहाँ पे ये एक्स छोटा है। तो अगर मैं ये मानूं, इसकी वैल्यू मान लेता हूँ मैं, अगर ये तरुण 1 का है ना, तो ये 2 का हो जाएगा, एक बड़ा हो गया। और इससे उतना ही बड़ा ये है, तो ये 3 का हो गया। समझ रहे हो बात को? ये जितना छोटा है ना उससे इतना ही बड़ा है, तो 1 साल छोटा है, तरुण से 1 साल बड़ा है। तो अगर मैं इनकी वैल्यू ये मान लूँ 1 2 3, तो सही है ना वैल्यू? बिल्कुल ठीक है। अब उसने बताया कि विवेक और तरुण की आयु का कुल आयु इतनी है। विवेक कितना है? 3 का है, और तरुण 1 का है, तो टोटल 4 है इनकी आयु। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 12। पूछा गया इसने अनिल की आयु, तो अनिल की आयु 2 रेशियो है, एक रेशियो के लिए 12, 2 की 24। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़िए इसको जल्दी से, और फिर हिंदी में पढ़ेंगे। क्या बोला इसने? प्रतिशत के संदर्भ में नेहा की तुलना में ऋषि ने कितने पृष्ठ अधिक पढ़े? इसका कलर बदलना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, नेहा की तुलना में ऋषि ने कितने अधिक पृष्ठ पढ़े? तो नेहा ने 50, ऋषि ने 10। तो नेहा की तुलना में, तो नेहा से तुलना करनी है तो नीचे 50 आ जाएगा, और कितने ज्यादा पढ़े इसने? 10। ठीक है, तो 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, तो 20% अधिक पृष्ठ इसने पढ़े। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश और उसके बाद हिंदी। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियां दोनों श्रेणियों में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी आप देख लेना आपको पता हो तो। चलिए हिंदी में देखें इसको। क्या बोला इसने? कलर बदल देते हैं। क्या बोला इसने? वाई येलो कलर।
ए बी सी डी इस प्रकार विभाजित हैं, 500 रुपये ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित हैं कि ए और बी को प्राप्त कुल धनराशि सी और डी को प्राप्त कुल धनराशि के 3 गुना है। तो ए प्लस बी को जितना मिला है ये बराबर है सी प्लस डी को जितना मिला है इसके 3 गुना के। ठीक है, बी को सी की तो बी को सी की 4 गुना राशि मिली है। ठीक है, सी को डी की 1.5 तो सी को डी की 1.5 गुना राशि मिली है। बी के हिस्से में धनराशि कितनी है बताना है आपको। बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी ये आपको बताना है। तो मैं इनको एक ही वैल्यू बना देता हूँ, कोई भी एक वैल्यू बना देता हूँ मैं इसको। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर देता हूँ ना मैं इसको। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का जो योग है वो कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। तो ए प्लस बी किसके बराबर है, सी प्लस इसके बराबर है सी प्लस डी। ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3D 3C प्लस 3D ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या है, 1.5 डी के बराबर है, तो सबको डी बना देते हैं। ठीक है, 1.5 डी के बराबर है और डी की वैल्यू तो खुद डी के बराबर ही है। ठीक है, अब 3C की वैल्यू को भी डी में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज कर देंगे, एक सी जो है वो 1.5 डी के बराबर है तो 3C किसके बराबर हो गया, 15 या 45, 4.5 डी के बराबर। तो ये सारे डी हो गए, कुल मिला के कितने डी हो गए, 4.5 और ये 5 6 6 3 और 1 10। तो 10D बराबर हो गया 500। तो एक डी बराबर हो गया 10, ओ सॉरी 50, ये 10 से कट गया ना। तो डी की वैल्यू आ गई 50। अगर डी की वैल्यू 50 आ गई, निकालना क्या है, बी का हिस्सा। तो डी की वैल्यू 50 कहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे। अगर डी की वैल्यू 50 है, कहाँ, यहाँ रख देते हैं इसको। तो 15 5 75। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, डी की वैल्यू कितनी है, 75। अरे यार डी की वैल्यू 50 है भाई, 50 क्या हो रहा है। डी की वैल्यू 50 आ गई और सी की वैल्यू इस हिसाब से कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई डी इंटू 1.5, तो 15 5 75, तो सी की वैल्यू आ गई 75। ठीक है, और सी की वैल्यू अगर 75 आ गई तो बी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो बी की वैल्यू 4 गुना 75 हो जाएगी। सी की वैल्यू तो 75 है ना, तो 4 गुना 75 कितना हो गया, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़िए इसको जल्दी से और उसके बाद फिर हम इसको हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नियम की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है या एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर लगाए गए बल द्वारा उस अवस्था को बदलने के लिए बाध्य न किया जाए। सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर लगाए गए बल द्वारा उस अवस्था को बदलने के लिए बाध्य न किया जाए। ये गति का कौन सा नियम होता है, ये गति का फर्स्ट नियम है। इंग्लिश और फिर हिंदी। साइकस निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है साइकस, तो ये होता है जिम्नोस्पर्म का उदाहरण, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू का ही है और हिंदी में। चलिए, इसने क्या बोला, गणपति और शिवाजी उत्सवों की शुरुआत की जो स्वदेशी प्रचार का माध्यम बन गए, तो किसने की थी, ये तिलक जी ने की थी। बहुत फेमस, मॉडर्न हिस्ट्री को अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें अच्छे से इसका जिक्र मिलता है कि जैसे नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो वहाँ पे राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए इन उत्सवों का प्रयोग किया इन्होंने। और आज भी आप देखते होंगे साउथ में बहुत मतलब जोश के साथ मनाए जाने वाले उत्सव ये दोनों, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए इसको क्या इंग्लिश में देखेंगे। ये पूछ रहा है किससे, ये कंप्लीटली किससे डिविजिबल है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन। तो इसमें 3 की पावर 5 को कॉमन ले लो, 3 की पावर 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक, इसके स्थान पे एक बचेगा प्लस, यहाँ 3 की पावर 5 बाहर आ गया, 3 की पावर 1 बचा और 6 हो गया, 3 की पावर 2 7, 3 की पावर 3 8। ठीक है, ये बचा। तो 3 पावर 5 बाहर है ही, इंटू 3 3 3 9 लिख सकते हो, इसको 27 लिख सकते हो। ठीक है, तो 27 और 3 30, 9 और 1 10, 30 और 10 40। तो भाई 10 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 14 से नहीं कट रहा, 17 से नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, तो 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 40 कट जाएगा ना 10 से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़िए पॉज करके जल्दी से, उसके बाद हम हिंदी में इसको देखेंगे। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन बताना है इसके आधार पे कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने बार बार आपको बताया ये क्या है, डोर होता है, इधर से इधर आप जा सकते हो क्योंकि ये डोर जो है ये खुला हुआ है तो यहाँ से यहाँ जा सकते हो। लेकिन ये जो डोर है ना यहाँ से बंद है तो इधर से इधर आप नहीं जा सकते। ठीक है,
देखें इसमें एल बराबर ई, तो एल बराबर ई यानी कि सभी में एल से ई के रास्ते में सभी जगह पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो एल से आगे बढ़ेंगे आप बढ़ ही नहीं सकते यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। डब्ल्यू बराबर वी, तो डब्ल्यू से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ई से एक्स पे जाना है तो ई से एक्स पे जाइए, ई से बी पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, दरवाज़ा बंद है, तो ये भी गलत हो गया। डब्ल्यू से बी पे जाना है, डब्ल्यू से एक्स पे गए जा सकते हैं, डब एक्स से वी पे जा सकते हैं, वी से बी पे जा सकते हैं, तो फोर्थ नंबर का जो है ये करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आकृति को पूर्ण, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये आएगा, ये ठीक है, फर्स्ट में दिख रहा है, सेकंड में नहीं दिख रहा, थर्ड में नहीं दिख रहा, फोर्थ में दिख रहा है, तो थर्ड और फोर्थ में क्या अंतर है? इसका अंतर है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं आ रहा और इसमें पूरा आ रहा है क्या? इसमें पूरा आ रहा है, तो ये फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें तो आप सभी को पता ही होगा। इंग्लिश और फिर हिंदी। एक 3 पहिया वाहन चालक अपने पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये तथा उत्तरवर्ती प्रति किलोमीटर का किराया 8 रुपये लेता है, यानी पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपये लेगा, बाकी पूरे आधे मतलब उसके आगे जितने भी किलोमीटर चलोगे वो 8 रुपये लेगा। ठीक है, एक्स किलोमीटर की दूरी तय करने पर वाई रुपये दिए गए, तो कौन सा इस तथ्य को दर्शाने हेतु समीकरण है? तो इनमें से कौन सा समीकरण जो इस वाली चीज़ को दिखाता है? देखो पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपये लेता है और टोटल वो रुपए कितने ले रहा है? वाई रुपये ले रहा है टोटल। ठीक है, और एक्स किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, ठीक है, एक्स किलोमीटर चल रहा है, अगर मैं 8 रुपये से ही मान लूँ उसको कि वो 8 रुपये लेता है, ठीक है, और एक्स किलोमीटर चलता है वो, तो 8 एक्स रुपये लेता है टोटल। ठीक है, लेकिन पहले किलोमीटर में उसने 7 रुपये ज़्यादा लिए हैं, तो 8 एक्स से 7 ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू, रुपए की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, और वाई क्या है? वाई रुपए खर्च किए हैं, तो वाई रुपए खर्च किए हैं इसने। पहले वाला 15 का कोई रोल यहाँ पे नहीं है, गलत है। सेकंड वाले में पुट करके देखें, 8 एक्स माइनस करेंगे वाई में से, तो वाई टोटल रुपए हैं, इसमें से हम 8 एक्स माइनस करेंगे, 15 तो बचेंगे नहीं ना, 7 बचना चाहिए ना, तो 8 एक्स में से वाई माइनस करेंगे, तो 8 एक्स में से वाई माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 एक्स जो है इसमें पहले से 7 कम है, तो रुपए माइनस कर देंगे, तो इसमें 7 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा बिल्कुल, तो तीसरी वाली इक्वेशन सही। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नीचे भी वही सेम इक्वेशन दे रखी है ना, एक सेकेंड, गलत तो नहीं कर दिया हमने? 8 एक्स माइनस वाई बराबर 7, ये भी तो ठीक हो सकती है ना। 8 एक्स टोटल, एक्स किलोमीटर चला उसने, तो 8 एक्स इतने रुपए ले लिए, टोटल मैंने इतने रुपए उसको दिए, तो प्लस का यहाँ तो माइनस का वो आता ना, यहाँ पे तो बचे एक्स्ट्रा बचेंगे ना, अगर इसमें कम पड़ेंगे 7 रुपये, अगर एक्स्ट्रा इसमें 7 रुपये जोड़ूंगा जब भी तो ये इक्वल होगा ना मामला। भाई वही तो टोटल अमाउंट है और इसमें मेरे पास 7 कम है अभी। 8 एक्स जो है ये मेरे पास टोटल अमाउंट मैंने माना है, लेकिन 8 एक्स में मेरे को 7 और जोड़ना पड़ेगा जब जाके ये वाई के बराबर बनेगा, तो ये जो चीज़ है ना, ये वाई इधर आएगा, तो वाई बराबर 8 एक्स प्लस 7 हो जाएगा, तभी तो ये वाई इधर आके माइनस होगा और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में जल्दी से पढ़िए इसको और फिर हिंदी में देखेंगे। सीरीज है तो पहली वाली सीरीज को देखो, MNOPQ, तो आगे क्यू आएगा, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, QRSTU आएगा, आगे यू आएगा, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इंग्लिश में पढ़ते हैं, टाइम भी जा रहा है, ध्यान में रखना चाहिए इसको बात को हमें। 10,000 रुपये की राशि पर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 10%, तीसरे वर्ष इतने प्रतिशत की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है। इजी सा क्वेश्चन है, करिए। आ, अगर मैं राशि को ही कन्वर्ट कर दूं, तो मैं कहूँ 10,000 रुपये की राशि है, वो पहले साल तो 8% ब्याज मिलेगा, तो पहले साल वो 108% हो जाएगी, 8 साल 8% ब्याज मिलेगा, तो देखो रेशियो से भी कर सकते हैं इसको, रेशियो ना इनका बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जब ये 10,000 रुपये मेरे को वैल्यू ऐसी लग रही है कि मेरे को ऐसे करना चाहिए, 10,000 रुपये से कट जाएगा नीचे नीचे, तो अगले साल क्या है 10%, तो अगले साल वो 110% हो जाएगी राशि। ठीक है, तीसरे साल 112% हो जाएगी राशि, 12% का ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ 4 जीरो है, ये दो 4 जीरो कट गई, तो यहाँ से इजी हो गया, लेकिन
8 दूनी 16, सभी की यूनिट डिजिट 16 है। तो काफ़ी लेंदी हो गया ना। करना तो पड़ेगा, अब इसी तरीके से करते हैं, टाइम ख़राब नहीं करना। 11 × 88, 1188। तो ये हो गया 1188 इंटू 112। तो भाई 112 से नहीं करेंगे इसको, 100 + 12। अगर मैं 112 को ऐसे तोड़ दूँ, 100 + 12, तो 1188 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 1180। अब केवल 2 की मल्टीप्लाई इसको करनी है आपको। 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16 और 1 = 17, 2 और 1 = 3, 2, 2 3, 2 3 7 6। तो ये टोटल कितना आ गया? 6। यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, 6, 8 और 7 = 15, 5, 8 16 17 18 19 और 1 20। तो 0 2 8 2 10 11 12 13, 13 1 1 2 3 और 1। तो ये राशि इतनी हो जाएगी, और एक के बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि नीचे 10 बचा हुआ है। तो 10,000 रुपये पे कितने ब्याज मिल गया? 3,305.6। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। दूसरा तरीका भी लगा सकते थे, कैलकुलेशन बच जाती, बट कैलकुलेशन का भी हमने बहुत इजी तरीका यूज़ किया, ज़्यादा टाइम लगा नहीं इसमें भी। एलसीएम और एचसीएफ इतना है। एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 30, 0 3 सत्ते की 7 पंजे 35। आप सभी को पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन यही होता है। एलसीएम इंटू एलसीएफ, एलसीएम कितना दे रखा है? 210। एचसीएफ 5 दे रखा है, एक संख्या 30 दे रखी है, दूसरी संख्या पूछिए बी। तो ये 30 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, और 0 से 0 खत्म, 3 सत्ते 21 7 पंजे 35। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़िए इसको जल्दी से पॉज करके, फिर हिंदी में। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया? पता नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोई आइडिया नहीं है करंट अफेयर का। ठीक है। मटकी किस राज्य का है भाई? मटकी मध्य प्रदेश का, और शायद ये कल भी आया था, जो भी मॉक हमने दिया होगा कल परसों, उसमें भी आया था ये। इंग्लिश में इसको जल्दी से पढ़िए और फिर हिंदी में। फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालना है, तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वालों का हमेशा जो पूछा है वो निकालते हैं, नीचे वालों का अपोजिट। तो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली फ्रैक्शन की वैल्यू का एचसीएफ निकालेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? देखो सबसे छोटी संख्या 4 है, तो 4 कॉमन है क्या? नहीं, 4 22 में 4 नहीं आता, तो 4 का मल्टीपल 2, तो 2 इसमें भी 2, तो एचसीएफ तो 2 आ गया। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे इनका। तो एलसीएम भाई, सबसे बड़ी संख्या को मैंने एलसीएम मान लिया और लिख दिया 8 पंजे 40। 35 क्या होता है? 7 पंजे 35 होता है, 5 हैगा 7 नहीं है 7 लगा दिया। 5 पंजे 25 होता है, 5 इसमें हैगा, एक 5 नहीं है, एक और 5 लगा दिया। तो 8 पंजे 40, 7 पंजे 35। तो 35, 0 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। ठीक है ना? हाँ, 4 4 पंजे 20, 2 4 2 14। ठीक है। और ये आधा हो जाएगा कितना? 700। तो 1/700 ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में जल्दी से पॉज करके पढ़ें इसको। हिंदी। इसने क्या बोला? एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का व्यास कितना होगा? तो बेलन का व्यास पूछा हो, इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर कितना है? 30 है। ये तो शायद पहले भी किसी मॉक में आया हुआ है, आया है ये ऑलरेडी। तो पाई भी दे रखी है वैल्यूज, तो पाई को चेंज मत करो। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 30/पाई। और आर कितना आ गया? स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो आर इतना आ गया। और पूछा गया इसने व्यास, तो व्यास रेडियस का दुगना होता है, तो इसमें 2 इंटू कर देंगे। तो 2 30 में रूट पाई, सॉरी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन को और फिर हिंदी में। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? आत्मा और हृदय किसने कहा था? वो अंबेडकर जी ने। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 को। चलो भाई इंग्लिश में पढ़ लो इसको और फिर हिंदी में। क्या बोला इसने? 31 मार्च 2008 को सोमवार है, तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा ये बताना। इजी सा क्वेश्चन है। देखो अगले साल में जाते हैं ना तो एक दिन प्लस हो जाता है, तो 8 से 9 पे जाएंगे। अब आप ये मत सोचना कि ये लीप ईयर है तो +2 कर देंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च है। 31 मार्च में फरवरी तो आता ही नहीं है, फरवरी तो पहले ही जा चुका, तो एक दिन प्लस का वो पहले ही जा चुका। तो 31 मार्च से अगले साल जाएंगे 9 में, तो +1, 9 से 10 में +1, 10 से 11 में +1। तो 3 दिन प्लस हो जाएंगे इसमें, जो भी दिन दिया होगा सोमवार में, सोमवार मंगल बुध और गुरु। तो ऑप्शन नंबर
बी इज दी गुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में जल्दी से देखें इसको और फिर हिंदी में देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 बी के तहत गठित स्वशासन की संस्था है। तो स्वशासन की संस्था 243 बी में क्या आता है? पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए इंग्लिश और फिर हिंदी। क्या बोला इसने? एक वर्ष के लिए इतने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए उधार लिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है निधि द्वारा भुगतान किया जाने वाला ब्याज बताना है। एक वर्ष के लिए 25% वार्षिक दर से इतने रुपए उधार लिए और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अगर एक साल में 25% ब्याज मिलता है तो आधे साल में 25/2 मिलेगा ब्याज। ठीक है, और अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लगता है, यानी एक साल में 2 स्लॉट बन जाएंगे 6-6 महीने के, है ना। तो मैं टाइम दो मान लूंगा, 2 साल मान लूंगा और रेट को आधा कर दूंगा, है ना। तो रेट आधा कितना हो जाएगा? 12.5, और 12.5 बराबर होता है 1/8। 12.5% की वैल्यू होती है 8, 1/8। तो राशि 8 रुपए पे 1 रुपए बढ़ जाती है, 8 से 9 हो जाती है ना। तो अगेन अगले साल भी वो 8 से 9 हो जाएगी। एक साल का ब्याज निकालना, बट मैंने टाइम डबल मान लिया क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है ना। तो 6-6 महीने के 2 स्लॉट हो गए। तो पहले 6 महीने में 8 से 9, अगले भी 6 महीने में 8 से 9, तो ये राशि 64 से 81 हो जाएगी। और है कितनी राशि? 64,000। तो 64 की वैल्यू 64,000 है, तो 81 की वैल्यू 81,000 हो जाएगी। तो राशि 64 से 81, यानी कि कितना प्लस हो गई? 81, 64, 11 में से 4 गया 7, 7 में गया 17। तो 17,000 रुपये का उस पर ब्याज मिला होगा, सिंपल। तभी तो 64,000 में 17 जोड़े, जब भी तो 81,000 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए इसको जल्दी से और फिर हिंदी में। 256 15 से किस तरह संबंधित है? 256 16 का स्क्वायर है, तो 15 से एक ज्यादा का स्क्वायर है ये 1225 35 का स्क्वायर है, एक ज्यादा का स्क्वायर है, तो 17 से एक ज्यादा 18, 18 का स्क्वायर 324। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखिए और फिर हिंदी में इसको देखिए। ठीक है, तो 1+, ये तो शायद पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही दे रहे हैं क्या? ये पहले आए हुए, मार्कर ले आते हैं। 1+2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन कॉस, तो साइन और कॉस दे रखा है इसने। तो हमने क्या किया था? साइन और कॉस की वैल्यू बराबर कहाँ पे होती है? तो साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है 45 पे। तो थीटा को 45 रख दें तो कितना हो जाएगा? 1+2 इंटू साइन 45 1/√2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर -1/√2 का 4 -1/√2 का 4। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 प्लस 1/2। तो ये कितना होगा? 2 प्लस 1/2। तो ये होगा 2 प्लस 1/2, 2.5 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 5/2, 3/2 तो 1.5 होता है ना, 5/2 हो गया। -4, तो 2×2 = 4, -1/4 हो गया, और ये माइनस ये भी 1/4 हो गया। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2/4। तो आधा इसमें से 5/2 में से आधा माइनस करना है, तो ये कितना बचेगा? 4/2। तो यानी कि ये 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से बढ़ना होगा अब हमें आगे, टाइम बहुत कम, आधे घंटे का समय है। इंग्लिश और फिर हिंदी। सोहिल 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करता है, तो हम इसको देख लें। ये बिंदु है, यहाँ से ये 18 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला। ठीक है, फिर 4 किलोमीटर अपने बाईं ओर यात्रा करता है, तो 4 किलोमीटर ये दायां है इधर की साइड और बायां है इधर की साइड। ठीक है, तो बाएं 4 किलोमीटर चला, पुनः वह 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला अगेन। ठीक है, अपने दाईं ओर 11 किलोमीटर चलता है, तो अगेन दाईं ओर कितना चल रहा है? 11 किलोमीटर। तो ये 4 यहाँ तक हो गया, और यहाँ पे कितना है? 11। तो ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, तो 11 किलोमीटर चल गया वो। वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 किलोमीटर चल गया और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा यहाँ पे चल गया ये। ठीक है, प्रारंभ बिंदु से उसकी दिशा क्या है? स्थिति क्या है, सॉरी उसकी स्थिति क्या है? तो यहाँ पे दक्षिण की ओर चल रहा था, ये पश्चिम है, तो ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम हो गया, और दक्षिण पश्चिम एक ही ऑप्शन है।
हालांकि दूरी आप निकालो तो कैसे निकाल सकते हो, देखो ये 18 है टोटल यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके सामने है ये 1 है, तो ये 17 हो गया। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 7 है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और जमा आधार का वर्ग। तो ये हो गया 50, 9 9 18, 9 और 4 13, 338 रूट के अंदर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। चलिए, वैसे डायरेक्शन से भी आप निकाल सकते थे कि एक ही ऑप्शन में डायरेक्शन दे रखी है। इंग्लिश में इसको पढ़िए जल्दी से और फिर हिंदी में। इसके एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड के वर्गों का मध्यानुपाती, ये अगेन पहले भी पूछा जा चुका है। इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है इनके स्क्वायर्स का। तो आपको पता है बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी होता है। तो इनके स्क्वायर्स का निकालना, तो ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, इंटू सी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर आ जाएंगे। ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, बचा गया एक्स स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स अपॉन जेड बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखिए और फिर हिंदी में देखिए। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये बताना है आपको। अगेन इनको भाई परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो अप्रोक्स में। तो 7/12, तो 12×6 = 72, लगभग 0.6 के आसपास आएगा, 6 से कम ही आएगा, हल्का सा, ठीक है। क्योंकि ये 70 है ना, तो 12×6 = 72 के लिए ये थोड़ा सा इससे हल्का सा कम आएगा। ये कितना है, 12/18 मान लेता हूँ इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 2/6, सॉरी 2/6 क्या, 6 दूनी 12, 6×3 = 18, 2/3, ठीक है। तो ये 0.66 हो जाएगा, 2/3। ये 8/15, तो इसको 8/16 मान लूँ तो ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। ये 17/24 है, तो मैं इसको 16/24 मान लूँ, तो 8 दूनी 16, 8×3 = 24, तो अगेन ये भी 0.66 के अप्रॉक्स हो जाएगा। सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा 0.5 के आसपास ही आएगा ना, सिंपल। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है पूरा पूरा, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा के उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है जी। त्रिभुज एबीसी में डीई एक रेखाखंड है जो एबी को डी और एसी को ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीई समांतर बीसी है। यह रेखाखंड त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में बांटता है, बीडी अपॉन एबी के बराबर है। ये भी अभी शायद पिछले ही मॉक में आया था किसी में, ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है ये भी। ये क्या कह रहा था, ए बी सी है ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एक डीई है, ये डीई है, ठीक है। ए बी को डी पे, ए सी को ई पे, ठीक है। डी समांतर बी सी, ठीक है। रेखाखंड जो है त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है, तो इसका अगर क्षेत्रफल एक है तो इसका भी एक हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो गया। तो बी डी अपॉन ए बी निकालना था। तो मैंने इन दोनों इस मैंने ए डी ई ट्रायंगल को और ट्रायंगल ए बी सी को कंपेयर किया, क्योंकि ये दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे ना। अगर इसका एरिया 1 है तो इस पूरे वाले बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमें पता है जब हम एरिया लिखते हैं, एरिया का रेशियो जो होता है, एरिया का रेशियो जो होता है वो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। इनके एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो साइड का स्क्वायर एरिया का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको कैसे कन्वर्ट करके लिख रहे थे कि छोटे वाले का हमने ले लिया ए डी, छोटे वाले का हमने एक भुजा ले ली ए डी अपॉन में बड़े वाले की भुजा ले ली ए बी। इनका रेशियो कितना आएगा, 1/2 रूट के अंदर, ठीक है। ठीक है, हालांकि आप ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो कि इनका स्क्वायर बराबर होता है एरिया का स्क्वायर, तो 1/2 लिखते हैं तब भी ये स्क्वायर यहाँ से हट के इधर रूट बन जाता है, ठीक है। अब ए डी को हम कन्वर्ट करके लिख रहे थे, हमें ऊपर क्या चाहिए, बी डी चाहिए। तो ए डी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी डी, ऐसे लिख सकते हैं। बी डी अपॉन में ए बी बराबर 1/√2। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मुझे बी डी अपॉन ए बी चाहिए, तो ए बी को मैं दो भागों में बांट देता हूँ, तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा ए बी, बात तो एक ही पड़ेगी ना। तो ये ए बी अपॉन ए बी हो गया 1 माइनस बी डी अपॉन ए बी, तो ये बी डी अपॉन ए बी जो है माइनस में, तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। और ये 1/√2 जो है इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√2। तो ये हो गया √2 माइनस 1 अपॉन में √2। तो √2 माइनस 1 अपॉन में √2, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। पहले भी आ चुका है, पहले भी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया था मैंने। चलिए, अमोल एक कार्य को 96 दिन में पूरा कर सकता है, अमोल एक काम को 96 दिन में कर सकता है, ईशा उसी कार्य को 60 दिन में। तो ईशा जो है उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वो एक 30 दिन तक एक कार्य करते हैं,
ईशा कार्य छोड़ देती है, शेष कार्य को पूरा करने में अमोल कितना समय लेगा। तो इसका एलसीएम निकालें, तो इसके एंड में 0 है, तो 6×5 = 30। तो इसका मल्टीप्लाई 5 से करना होगा मिनिमम। 6×5 = 30, 54 और 3 = 57। एक सेकेंड, 5 6 30, 3 5 नहीं 45 और 3 48, क्या कर रहा हूँ मैं भी। 480, तो 6 8 48 और इसमें ×5, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया। 30 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं एक साथ ही, 8 5 13। और 30 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो टोटल कितना काम कर देंगे, 390 काम कर देंगे। ठीक है, अब ईशा छोड़ के चली गई और कौन बचा, अमोल बचा अकेला। तो शेष काम को अमोल कितने दिन में करेगा, 480 काम में से 390 हो गया तो कितना बचा, 90 काम बचा। अमोल एक दिन में 5 काम करता है तो कितने दिन में कर देगा इसको, 5 × 5 5 8 40, 18 दिन में कर देगा ये। ठीक है जी, चलिए आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में जल्दी से पढ़िए फिर हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो गोदावरी सबसे बड़ी है, उसके बाद कृष्णा, फिर महानदी, फिर कावेरी। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने, एक अर्धगोला कटोरा मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई इतनी है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास इतना है तो कटोरे की क्षमता क्या है। अगेन ये भी अभी किसी मॉक में आया था, सेम ही क्वेश्चन। इसने बोला एक कटोरा है ये, इसका बाहरी, ये जो मोटी चादर से कोई बना है कटोरा, ठीक है। तो कटोरी की क्षमता यानी कि अंदर कितना पानी आ सकता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो जो मोटाई है ना, ये मोटाई माइनस करेंगे जब भी, तो अंदर वाले, ये जो अंदर वाला गोला है ना अर्धगोला, इसकी रेडियस चाहिए ना मेरे को, तो इसकी मोटाई यहाँ से भी 0.5 है, यहाँ से भी 0.5 होगी। तो अगर मैं इसमें से 1 सेंटीमीटर घटा दूँ तो इसका व्यास कितना आ जाएगा, 42 अंदर वाले का। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है तो 2/3 पाई r³ पाई 22/7 है ना, ठीक है। 7 या 21, 21 से 21 खत्म। अब यूनिट डिजिट से देखें, सबके यूनिट डिजिट अलग है, इन दोनों के समान है। तो देखें 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 आएगा यूनिट डिजिट, केवल एक ऑप्शन में 4 है, खत्म काम, पूरी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखो जल्दी से पॉज करके, फिर हिंदी में। कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित शंकाओं और विवादों के बारे में निर्णय देता है। ये सुप्रीम कोर्ट ही करता है, ठीक है। ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश। अब इसको इंग्लिश में क्या ही पढ़ना है, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज बतानी है आपको इसकी। तो देखो इसके इधर की साइड बनेगा तो एल ऐसे बनेगा, तो ऑप्शन से जाना है आपको, पहले कलर चेंज करते हैं, ऑप्शन से जाना है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा हो सकता है, चौथा भी गलत। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें एल सही बना हुआ है, बाकी तो ऑप्शन ही गलत हो गए। तो अब क्या ही करेंगे आप लोग, इतना इजी हो गया, तुरंत आ गया आंसर। इंग्लिश में पढ़िए इसको फिर हिंदी में। 6 व्यक्ति, सुमित उमित ये सब है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पीयूष के बाएं केवल एक व्यक्ति है, तो पीयूष अगर यहाँ बैठा है तो इसके बाएं केवल एक व्यक्ति है। यहाँ पे 6 हैं टोटल, तो इसके इधर 4 होंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है, अमीश किसी भी कोने में नहीं बैठा है, ठीक है। अनुभव सैफ के ठीक बाएं बैठा है, तो सैफ के ठीक बाएं अनुभव बैठा है, ठीक है। पीयूष और आशुतोष के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पीयूष शेरा और आशुतोष के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो आशुतोष और पीयूष, इनके बीच में 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। और अब क्या था आगे, अमीश किसी भी कोने में नहीं बैठा है, तो अमीश यहाँ नहीं बैठेगा, यानी इन दोनों में से एक में अमीश बैठेगा, ठीक है। अनुभव सैफ के ठीक बाएं बैठा है, तो अनुभव जो है वो सैफ के ठीक बाएं बैठा है। पीयूष और आशुतोष के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, मैंने यहाँ क्यों बैठा दिया इसको, आशुतोष और इसके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अनुभव सैफ के ठीक बाएं बैठा है, तो अनुभव जो है वो यहाँ बैठा होगा सैफ के ठीक बाएं, ठीक है। ठीक है, ये अनुभव है AN। और एक व्यक्ति जो था वो कोने पे नहीं बैठा था, कौन बैठा नहीं था, अमीश किसी कोने पे नहीं बैठा, तो अमीश इसके अंदर बैठा AM, ठीक है। पूछा क्या, आशुतोष के ठीक बाएं, तो आशुतोष यहाँ बैठा है, आशुतोष के ठीक बाएं अमीश बैठा है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये जो साइन है इनका दूसरा साइन रखना है इसके बदले, तो माइनस का मतलब क्या है, डिवाइडेड, तो यहाँ पे डिवाइड रख देंगे, कितना हो जाएगा, 13 निम्मा 117 9, डिवाइड की जगह इनटू, तो यहाँ पे 9 6 54 हो जाएगा। प्लस की जगह क्या रखेंगे, माइनस, तो -24, इंटू की जगह क्या रखेंगे, इंटू की जगह रखेंगे प्लस, तो +26, तो +2 54 और 2 56, तो ऑप्शन नंबर B इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखिए जल्दी से और फिर हिंदी में। 6 संदूक हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है, जरूरी नहीं है इसी क्रम में। संदूक N और R
के बीच केवल एक संदूक है, अब लेकिन पता नहीं कहाँ पे है वो। संदूक क्यू संदूक एन के ठीक नीचे है, तो संदूक क्यू जो है वो संदूक एन के ठीक नीचे है, ठीक है। संदूक क्यू और संदूक एम के बीच केवल दो संदूक हैं, ठीक है। संदूक पी के ऊपर कोई संदूक नहीं है, तो यानी कि पी सबसे ऊपर है, पी के ऊपर कोई भी संदूक नहीं है। संदूक आर तीसरा है नीचे से, तो आर जो है नीचे से तीसरा, एक दो तीन, तो आर यहाँ पे है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये तो टोटल छः लोग हो गए, छः ही संदूक है ना, ठीक है। और कुछ था क्या? क्यू संदूक एन से ठीक नीचे है, ठीक है। क्यू और एम के बीच केवल दो संदूक है, तो क्यू यहाँ पे है तो एम सबसे नीचे हो जाएगा, इनके बीच में दो संदूक हो गए, ठीक है। पी के ऊपर कोई नहीं है, आर तीसरा है, ठीक है। कौन सा संदूक ऊपर से तीसरा है? तो ऊपर से तीसरा तो क्यू है ना, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। किस मंत्रालय ने ये वाला ऐप लॉन्च किया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता करंट अफेयर के बारे में अभी बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में देखें इसको। क्या बोला? तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है वह मेरी नानी। तो कोई नेहा है एक, उनकी माता की माता, नानी के एकमात्र पुत्र, तो वो पुत्र जो है मम्मी के भाई हो गए। पुत्र की पुत्री है, तो ये पुत्री हो गई इनकी। वह किस ओर इशारा कर रही थी? तो मेरे मामा की जो लड़की है वो मेरी क्या लगेगी? कजिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से इसको पॉज करके, फिर हिंदी में। क्या पूछा इसने? कितने पुस्तकालय ना तो करदाता है और ना ही चित्रकार? अब देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, बस इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये पूछा है कितने पुस्तकालय ना तो करदाता ना ही चित्रकार। पुस्तकालय पुस्तकालय अध्यक्ष पूछ रहा है, अच्छा तो पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो षटभुज है, तो कलर बदल देते हैं इसका। तो ये जो षटभुज है ना ये वाला, ये होता है पुस्तकालय अध्यक्ष। इसने बोला ना तो करदाता ना चित्रकार, इट मीन्स कि ये इन दोनों में से एक चित्रकार होगा एक करदाता। तो इस षटभुज का वो भाग जो इनमें से किसी से भी कनेक्शन नहीं करता वो कौन सा है? केवल 15 है, खत्म काम। समझ पाए बात को आप? इसने बोला ना तो ये हो ना ये हो, तो ये वाला है ना 15 वाला भाग जो इनमें से कोई भी नहीं है। इंग्लिश और फिर हिंदी। शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? पता नहीं यार, बाद में देखते हैं इसको, नो आइडिया। इंग्लिश और फिर हिंदी। सुमन एवं राजेश का एक पंक्ति में क्रमशः बाएं से 12 और दाएं से 8वां स्थान है, तो सुमन जो है वो बाएं से 12, तो बाएं यहाँ से 12वें पे है कौन? सुमन। और दाएं से 8वें स्थान पे कौन है? कौन है? राजेश, ये दाएं से 8वें स्थान पे है, ठीक है। वे अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं, तो यहाँ पे राजेश यहाँ पे सुमन। तो राजेश दाएं से 17वें स्थान पे आता है, तो राजेश जो है अभी ये दाएं से 17वें स्थान पर है, ठीक है। अभी इधर से 17वें स्थान पे आ गया, लेकिन ये लेफ्ट से कितने पे? 12वें पे है, ठीक है ना, ठीक है। तो बाएं से सुमन का स्थान ज्ञात कीजिए और व्यक्तियों की कुल संख्या। तो व्यक्ति की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? देखो ये इधर से 17वां है और इधर से 12वां है, तो यानी इसके इधर 11 और हैं लोग, तो 17 और 11 कितने हो गए? 28, तो टोटल 28 तो लोग हो गए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सुमन का स्थान बताना है, तो बाएं से सुमन का स्थान बाएं से बताना है, दाएं बायां। तो इधर से सुमन का स्थान क्या है? यहाँ पे है ना सुमन ये, तो इधर राइट साइड से तो वो 8वें नंबर पे है, तो इधर से कौन सा स्थान हो जाएगा उसका? बाएं से। तो टोटल 28 लोग हैं, तो यहाँ से 21 होगी, यहाँ पे 7 लोग होंगे, सिंपल, तो 21 का स्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से चलते हैं, टाइम बहुत कम बचा है। जब एक मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जलाया जाता है तो चमकदार डैश लौ होती है, तो सफ़ेद लौ होती है। पहले किसी मॉक में आया था, हमने इसका गलत किया था, तो याद रखना आपको, मैग्नीशियम पट्टी को जब जलाते हैं ना तो उसमें से सफ़ेद जो है लौ निकलती है। इंग्लिश और हिंदी। किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता हो गए आय संरक्षण अभियान शुरू किया गया था? पीएम आशा योजना शुरू की गई थी 17-18 में की गई थी ना, पीएम आशा योजना 17 या 18 में से की गई थी, एक में सी लगाते हैं, 18 या 17 में से एक होगा इसका। इंग्लिश और हिंदी। अमोनिया किस आणविक सूत्र वाला एक यौगिक है? अमोनिया को क्या कहते हैं? NH3। इंग्लिश में देखिए जल्दी से और फिर हिंदी में देखिए। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप तोप का यूज किया था? पानीपत का पहले युद्ध में, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट भी है और सबको पता ही होगा ये तो। चलिए जल्दी जल्दी से देखते हैं इसको भी। मणि ए बिंदु से चलना शुरू करती है, तो ए बिंदु है कोई ये, ठीक है। शुरू करती है 5 किलोमीटर पश्चिम, तो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, दाएं मुड़ गई तो अपने दाएं मुड़ गई इधर, और 8 किलोमीटर चली,
फिर दाएं मुड़ी और 13 किलोमीटर, तो 5 यहाँ तक और फिर यहाँ तक 8, 13 किलोमीटर चली। फिर दाएं मुड़ गई और 19 किलोमीटर, तो 8 यहाँ तक और यहाँ तक 11, 19 किलोमीटर चली। फिर वो बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चली, तो दाएं बाएं इधर मुड़ी 4 किलोमीटर चली। फिर वह बाएं मुड़ी और 11 किलोमीटर, दाएं बाएं मुड़ी इधर 11 किलोमीटर यहाँ तक आ गई, ठीक है चली। बी पर रुक गई। तो बी से ए तक पहुंचने के लिए उसको कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी बी से ए तक? तो ये ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट, पश्चिम की ओर चलना है उसको, पश्चिम की ओर चलना है, सिंपल। और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 4 12, डायरेक्शन से भी पता लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। इंग्लिश, हिंदी। क्या बोला है इसने? चाइनीज कोडिंग का सवाल। ब्रदर को क्या लिखा जाएगा? ब्रदर कहाँ पे? यहाँ पे है। और कहीं है क्या ब्रदर? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इट मीन्स कि ब्रदर का कोड इसमें है, जो कि कहीं और नहीं होगा। देखो बी ओ यहाँ पे है, बी ओ यहाँ पे भी है, तो ब्रदर का कोड बी ओ नहीं हो सकता। यू वी यहाँ पे है, यू वी यहाँ पे नहीं हो सकता। जेड एस यहाँ पे है, जेड एस कहीं और है क्या? यहाँ पे भी है। तो ये 3 कोड तो बाकी जगहों पे भी है, तो ये 3 कोड बी ब्रदर के नहीं हो सकते। तो एम एन ही होगा ब्रदर का कोड, जो कि बाकी कहीं पे नहीं है, केवल इसमें है। व्योमकेश बख्शी कहानियाँ के लेखक कौन है? ये तो नेशनल पे आता था, बहुत अच्छा सीरियल था, बचपन में देखा करते थे पिताजी के साथ बैठ के। तो व्योमकेश बख्शी की जो कहानियाँ थी वो लिखी थी बंदोपाध्याय जी ने। इजी सा क्वेश्चन। हिंदी। क्या बोल रहा है? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त की दो स्पर्शरेखाएं PA और PB, इसका B है, O है केंद्र। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले PA और PB, यानी कि यहाँ पे होगा ये PA और ये PB, ये P है, ये A है और ये B है। आप इसको यहाँ से जुड़ा हुआ समझना, ठीक है। दूसरे से 80 के कोण पर मिलते हैं, तो ये दोनों 80 के कोण पर मिलते हैं। तो POA, तो POA, ओ POA यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। ये 80 है, तो देखो ये वाला तो 40 हो गया, ठीक है ना, ये आधा बांट देता है ये वाली लाइन। और ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो 9 और 4 13, तो ये कितना हो गया 50 का। 180 डिग्री होता है ना त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों का योग, तो ये हो गया 50 डिग्री। इंग्लिश और हिंदी। चलिए इसमें क्या है भाई? 12 और 1 13 +1, 13 14 15 +2, 15 और 4 19 +4, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे भी हो सकता है, या फिर 1 + 1 + 2 + 3 भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ का देखो कितना है, 45 और 30 यानी कि 32, तो यानी कि इसने इंटू किया होगा। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 4 का डबल 8 जुड़ेगा इसमें, तो 227 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे लास्ट से एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कि लॉजिक क्या है। इंग्लिश और फिर हिंदी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? मक्का को मध्यम तापमान, वर्षा और बहुत अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का जो होता है वो तापमान की फसल है, बिल्कुल सही है ये वाली बात, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जलोढ़ मृदा जूट के लिए अनुकूल होता है, इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। इंग्लिश, हिंदी। दो साइन आपस में बदलने हैं, तो अगेन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पे डिवाइड आएगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो माइनस की जगह पे डिवाइड रखना है, तो माइनस यहाँ पे डिवाइड रखेंगे तो हो जाएगा 6 × 18, बिल्कुल हो जाएगा। डिवाइड की जगह माइनस, तो 272 -16 इंटू, ये डिवाइड करेंगे 6 × 18 3 हो जाएगा, और प्लस 113, तो 16 × 48, ये माइनस का 48 हो गया। 272 और 113, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 2 और 1 3, तो 385 में से 48 घटाएं तो कितना आएगा? 15 में से 8 7 बचा, 7 में 4 गया 3 3, 337 आ रहा। पहला ही ऑप्शन ठीक है, जब भी टाइम कम होता है ना तो पहला ही ऑप्शन ठीक निकलता है, ठीक है जी। चलिए इंग्लिश और हिंदी। अरे दादा ये दे दिया लेंदी सवाल, इसका मतलब क्या हो गया बताना, कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी ध्यान रखना, नहीं पूछा है। इंटू का मतलब क्या है? इंटू का ए बी का पति है, तो ए यहाँ पे कौन है? बी, ये पति है किसका? बी, यानी कि डी का पति है, तो डी पत्नी हुई, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड कहाँ पे है भाई? ये रहा। ए बी की बहन है, तो ये बहन है किसकी? बी, यानी कि एफ की बहन है। माइनस का मतलब क्या है? ए बी की माँ है, तो ये माँ है किसकी? ए माँ है बी की, तो बी कौन है? एच। एच प्लस, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का ए बी का भाई है, तो ये भाई है जे का, ठीक है। जे डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या? ए बी की बहन है, तो ये जे जो है वो बहन है किसकी? बी, यानी एस की बहन है। तो पहला क्या? एच डी का पुत्र है, तो एच जो है वो डी का पुत्र नहीं है भाई,
एफ का पुत्र है, तो सही नहीं है पूछा है ना, तो पहले ही सही नहीं है। बाकी देखें, जे एच की बहन है, जे एच की बहन है, बिल्कुल सही। एफ डी की बहन है, एफ डी की बहन है, बिल्कुल सही। बी एफ की बहन का पति है, तो बी एफ की बहन का पति है, बिल्कुल सही। पहला वाला गलत है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन दिए गए, इनके आधार पर निष्कर्ष क्या निकालना है। मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपनी मित्र से कहती है। अनीता के पास एक कुत्ता है, अनीता अपनी मित्र से कह रही है मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, जब भी तो बोल रही है उसके पास एक कुत्ता है, बिल्कुल सही। उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता, ये तो गलत बात है। उसने कहा भोजन पसंद है, बाकी सब चीज़ें भी तो पसंद हो सकती हैं, तो एक सही होना चाहिए आई थिंक केवल। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये बताना है। 6 दूनी 12, और 12 और 3 15, इंटू 2 + 3 इंटू 4 ऐसे करके होगा ये। 15 दूनी 30 +3 33 दूनी 66 +3, अच्छा इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 3 ऐसे चल रहा है। तो 12 + 3 दूनी +3 दूनी +3 आएगा, तो +3 कितना आ गया 69, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 3 ऐसे चल रहा है मामला। इसने क्या बोला, राकेश 2 घड़ियां प्रत्येक इतने रुपए में बेचता है, एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसको क्या होगा, हानि होगी कितने की, 15 का स्क्वायर 2.25 की हानि होगी परसेंट की। ये क्या करना होता है इसमें, कि जब सेम को उस पर बेचा जाए, सेलिंग प्राइस सेम हो दोनों चीज़ों का, और सेम ही प्रॉफिट और लॉस हो सेम परसेंट का, जब दोनों आर्टिकल सेम प्राइस पे बिके जाएं, उनका सेलिंग प्राइस सेम हो दोनों का, और एक पर सेम परसेंट हानि और एक पर सेम परसेंट लाभ हो, तो इस स्थिति में ओवरऑल हमेशा लॉस होता है। और लॉस होता है जितना भी परसेंट प्रॉफिट या लॉस हो रहा था ना, बराबर बराबर, उसका स्क्वायर अपॉन में 100। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, अपॉन में 100, तो ये कितना का हो गया, हानि कितने की होगी 2.25 की। समझ पाए। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है अगर नहीं पता थी आपको तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल डमरू मध्य है, भूमि की एक विभाजित पट्टी दो, जो दो भूभागों को चिन्हित करती है। जल डमरू मध्य तो भूमि की होती ही नहीं है, तो जल की होती है ना। जल की एक संकीर्ण ये जो धारा, जैसे यहाँ पे एक बड़ा जल, यहाँ पे एक बड़ा जल, यहाँ पे पूरे में स्थल है, यहाँ पे एक पूरे स्थल है, ये छोटी सी धारा जो है ये दोनों जल स्थलों को जोड़ रही है, इसको कहते हैं जल डमरू मध्य है। स्थल डमरू मध्य सेम अपोजिट होता है कि दो बड़े जल निकायों को नहीं, स्थल भागों को, भूमि को। तो इन्हें इसने ऊपर नीचे कर दिया, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। इसने जो परिभाषा है ना, इस ऊपर वाले की नीचे लिख दी, नीचे वाले के ऊपर, तो दोनों गलत है। इसका मान क्या है ये बताना है यार, इसमें तो बहुत टाइम अभी कम है। वैल्यू पुट करके देखें, इसके आंसर आ सकता है क्या, 10 बनाना है, 10 10 10। 1 2, अरे यार इसका वही रख देते हैं, वैल्यूज ही रख देते हैं। आपको पूछा ये क्या होता है, a - b का स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर करेंगे माइनस करके, तो क्या आ जाएगा a²। अच्छा ये तो पहले भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। ये आएगा a², इधर से b² आएगा, इधर से c² आएगा, और a b b c c है, तो ये दो दो बार आ जाएगा, दोनों दोनों दो दो बार आ जाएगा। फिर माइनस के 2ab bc ऐसे आएगा ना, तो 2ab + bc + ca ऐसे करके आएगा ये 2 बार। ठीक है, ठीक है। और a + b + c का अगर मैं स्क्वायर कर दूं होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होल स्क्वायर होता है आपका a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab bc ca, यही होता है ना। ठीक है, a² + b² कितना आएगा, 38 दे रखा है, प्लस इस पूरे की वैल्यू निकालनी है मुझे, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी इसकी तो वैल्यू चाहिए मेरे को। तो इसकी मैं इसको x मान लेता हूँ, बराबर कितना है, इनका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 40 62 आ गई। तो इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू आ गई 62। ठीक है, 62 आ गई। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a² + b² 38 दे रखा है, तो 2 × 38 कितना हो जाएगा 76। तो 76 में से ये गया कितना बचा, 4 1 14, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको आइडेंटिटी याद हो तो उससे कर सकते हो, बाकी वैल्यू पुट हो सकती है कि इसमें देखें 8 10 सेकंड देख लेते हैं। 4 6 4 10, 36 नहीं, 2 दूनी 2 3 5 5 10, 25 4 29, 29 और 9 38, बिल्कुल ठीक है। ए की वैल्यू 2 3 5 भी रख सकते हो आप इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मंगलवार को बेचे गए सैंडविच की कुल संख्या, शनिवार को बेचे गए सैंडविच की कुल संख्या कितना प्रतिशत है। शनिवार को कितना बेचा गया, शनिवार को बेचा 16%। तो शनिवार की तुलना में पूछा है ना,
शनिवार को बेचे गए सैंडविच की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है मंगलवार को? तो मंगलवार को कितना बेचा? 8। तो 1/2 यानी कि 50% पे। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्लॉज का क्वेश्चन जल्दी से कर देते हैं कलर बदल के। सभी ये जो ड्रिंक हैं ये सारी ड्रिंक क्या है? शेक है। और सभी चाय शेक हैं, तो ये चाय भी इसके अंदर आ जाएंगी इस शेक के अंदर, ठीक है? ये बाहर नहीं है कुछ भी, शेक है। सभी शेक कॉफ़ी हैं, तो सारे शेक जो हैं ये किसके अंदर है? कॉफ़ी के अंदर है, तो ये कॉफ़ी है, ठीक है? कंक्लूजन क्या है? सभी कॉफ़ी चाय हैं, तो सारी कॉफ़ी चाय है क्या? नहीं, सारी चाय कॉफ़ी है लेकिन सारी कॉफ़ी चाय नहीं है। सभी कॉफ़ी ड्रिंक है क्या? सारी कॉफ़ी ड्रिंक है क्या? नहीं, ये भी गलत है। कुछ कॉफ़ी शेक है क्या? कुछ कॉफ़ी शेक है, बिल्कुल सही। तो केवल तीसरा वाला सही है। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों के स्कोर इस प्रकार हैं, तो टीम का एवरेज क्या होगा ये बताना है आपको। तो भाई अब इसमें जल्दी से बस प्लस ही कर देते हैं। 2 7 और 2 9, 9 6 15, 5 20 1 21, 2 23, 23 और 4 27, 29 29 30 और 8 38 39 40, 0 4 7 4 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 2 32 और 1 33। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 1 2 11 खिलाड़ी है ना, तो 11 तिया 33, 30 आना चाहिए एवरेज, अगर प्लस माइनस में कुछ गलती ना हुई हो तो। जल्दी जल्दी में प्लस किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश हिंदी। क्या बोला इसने? क्या बोला है? 6 महीने के लिए 20% वार्षिक की दर से 8100 रुपये तिमाही रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। तिमाही यानी कि 3 महीने में ब्याज मिलता है एक बार। तो 1 साल का ब्याज पूछा है इसने, 6 महीने के लिए पूछा है ब्याज, और वार्षिक दर दे रखी है, तो 1 साल में यानी कि 12 महीने में 20% रेट मिलता है। तो 3 3 महीने के कितने स्लॉट बन जाएंगे? 3 3 महीने के 4 स्लॉट बन जाएंगे 1 साल में, ठीक है? तो अगर पूरे साल में 20% का ब्याज मिलता है, तो 5 5% का मिलेगा 3 3 महीने में, 4 स्लॉट में बढ़ जाएगा ना ब्याज भी। और मुझे कितने परसेंट कितने महीने का ब्याज निकालना है? 6 महीने का, तो 2 इसमें से स्लॉट लेने हैं मेरे को केवल, ठीक है? राशि कितनी? 8100। इसमें क्या है, अब 5% 5% के 2 आपको निकालने हैं। अब ब्याज 5, एक सेकेंड इसको मिटा देता हूँ। मेरे पास टाइम स्लॉट कितने हैं? 2 स्लॉट हैं, और रेट कितना है? 5% का, ठीक है? ठीक है। अब इसमें ब्याज निकालना है आपको, कैसे निकालने कैसे निकालें? ऐसे ही निकाल देते हैं सिंपल तरीके से, है ना? पहले इसका 5% कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो पहले साल का ब्याज हो गया 405, दूसरे साल का 405 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 5% भी मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 20.25। तो इसमें 20.25 जुड़ जाएगा, तो ब्याज जो भी होगा ना उसके एंड में 0.25 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो आप बात को? उसके एंड में 2.25 आएगा, और एक ही ऑप्शन है जिसके एंड में 2.25 आ रहा है। अब ये क्या दे दिया इसने? इंग्लिश में पढ़ लो उसका हिंदी में। इमारत में 8 मंजिलें, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, एक बार इसके आगे के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं ना, जो क्या पता आसान हो। इंग्लिश और हिंदी। कौन सी भूकंपीय तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूडनल जो है वो कौन सी कहलाती है? पहली वाली प्राइमरी वेव्स जो होते हैं, पी तरंगे, PSL, 3 तरह की तरंगे होती है ना, तो जो पी तरंगे होती हैं उसको हम अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, ठीक है? इसको इंग्लिश में पढ़ें जल्दी से और फिर हिंदी में पढ़ें। क्या बोला इसने? प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदलना है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदलना है, ठीक है? इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देगा, ठीक है? क्या बोला था इसने? स्वर को उसके बाद वाले से बदलना है, तो एफ को पहले EF, EF, RPQR, ए को अगले से बदलना है MNTSTIJ और CD, ठीक है? सॉरी B, पहले का उसका पहला हो जाएगा ना व्यंजन का, FEFRPQR, ए से अगला आएगा BNMN, STI से अगला आएगा IJ, C से पिछला आएगा CB। तो ये आगे इसने पूछा कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देगा, तो कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई दे रहा है आपको? बी 2 बार दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है? ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। अभी हमने रिसेंटली एक अभी क्वेश्चन छोड़ा था ना यहाँ पे, ये वाला, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 2 मिनट है, देखते हैं हो पाता है नहीं। इमारत है, ऊपर की 2 संख्यांकित किया गया इसी प्रकार तल मंजिल को एक संख्यांकित पर को 2
संख्यांकित किया गया उसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल को 8, यानी कि इसने नीचे वाली को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे किया हुआ है। ठीक है यार, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, बोला क्या इसने अब इसको तो मिटाना ही भूल गया यार मैं। 8 व्यक्तियों अर्थात LMN ये सब है। ठीक है, P एक सम संख्यांकित मंजिल पर, तो P एक सम संख्या है, तो इस पे या इस पे या इस पे या इस पे बैठा होगा। ठीक है, पर Z से 3 मंजिल ऊपर रहता है, तो Z से 3 मंजिल ऊपर, तो यहाँ पे तो ऊपर रह ही नहीं सकता, यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ बैठा के देखे तो Z यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, Z के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या Q के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। तो Z के ऊपर 7 है तो Q यहाँ पे होना चाहिए, Q के नीचे भी 7 आ जाएंगे। ठीक है, L क्रमशः Y और N के ठीक नीचे और ठीक ऊपर रहता है। L जो है Y के ठीक नीचे, N के ठीक ऊपर, तो दो दो कहाँ पे, यहाँ पे है कौन, P। L जो है 3 जगह खाली यहाँ पे है, तो L कहाँ गया यार, LM, अरे भाई कहाँ चल, ये रहा L Y के नीचे, तो Y यहाँ पे, Y के नीचे L और M के ऊपर, ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, L Y और N के ऊपर, यार यहाँ N आएगा N। ठीक है, M X के ऊपर है जो एक अभाज्य संख्यांकित संख्या पर नहीं है। M जो है वो X के ऊपर है, तो M यहाँ पे है और X यहाँ पे है। M X के ऊपर है, तो M X के ऊपर है, और जो X एक अभाज्य संख्या पे नहीं है, तो X तो अभाज्य संख्या पे ही आ रहा है। यार ये वाली इक्वेशन सही नहीं होगी, और टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो सकता था। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे दो की, जहाँ पे P को बिठाया था ना हमने, उसके ऊपर वाले स्थान पे बिठाते, तब हो जाता। यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 93 करेक्ट हुए हैं, और अभी तो हमने किसी में तुक्का भी नहीं मारा था। तो अब ये 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं ये पता नहीं, बट हुए हैं 2 क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो टाइम का मैनेजमेंट समझाने के हिसाब से नहीं हुआ, बट इतना लेंदी भी नहीं था, बट हाँ थोड़ा तो लेंदी था, जब भी तो समय नहीं बचा समझाते समझाते भी। ओके, तो ये था आज का हमारा परफॉर्मेंस। अच्छा है, मार्क्स तो अच्छे हैं, बट मार्क्स अच्छे इसलिए भी इतनी खुशी नहीं देनी चाहिए आपको, मार्क्स से मतलब इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वही आते हैं रिपीट करके, घूम फिर के इधर उधर से वही सेम क्वेश्चन जो बार बार मॉक में आ रहे हैं ना, वही आ रहे हैं। और आपको इस चीज़ से अपने आप को पॉजिटिव इसलिए रखना है, मतलब इस तरीके से पॉजिटिव रखना है कि एग्जाम में भी यही क्वेश्चंस घूम फिर के कहीं ना कहीं आने हैं। ठीक है ना, और जो क्वेश्चन रिपीट होके आ रहा है वो क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, इसकी बहाने आपका रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है ना, तो एक तरह से अच्छी चीज़ भी है कि बार बार वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका रिवीजन होता रहता है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप कि आपने भी लगाया होगा और आपके भी अच्छे मार्क्स आए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर बाकी हाँ, आपके जो भी सजेशंस रहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बहुत सारे आते हैं आजकल, बहुत मतलब लगभग हर वीडियो पे बहुत बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो सभी कमेंट्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए, और ना ही रिप्लाई करना पॉसिबल हो पाता है। तो आप कमेंट कर दिया करिए, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, जितना भी टाइम मिलता है ना। सारे तो पढ़ पाना भी मुश्किल हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आजकल, हर वीडियो पे कमेंट आते हैं, तो रिप्लाई दे पाना सभी का संभव नहीं हो पाता, तो उसके लिए आप बुरा ना माने। ठीक है, तो बाकी अगर कोई सजेशंस आपके रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। अगर आपके कोई जेन्युइन सजेशंस होंगे तो मैं उनको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।